स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत अधिक लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही नाम है की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आपको किताबों में, गाइड में बहुत सा मैटर मिल जाएगा इसके बारे में, पर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है, क्या याद करना है, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की सहायता से मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह से कौटिल्य को मिला, इसकी लंबी चौड़ी कहानी है। हम शॉर्ट रूप में चर्चा करें तो एक बार गणानंद के काल में नंदवंश का अंतिम शासक था गणानंद। उसकी राजसभा में कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य जो तक्षशिला में आचार्य थे वो उपस्थित हुए और वहाँ इनका अपमान किया गया। उस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने एक प्लान बनाया और उसी के तहत भारत में नंद वंश को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। एक और महत्वपूर्ण मत है, चाणक्य राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में, उस समय का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। किन्होंने चाणक्य ने मातृभूमि और राष्ट्र प्रेम की वजह से विदेशी शासक तक्षशिला उत्तर पश्चिम भारत में है, यहाँ पर सिकंदर का शासन था। सिकंदर की मृत्यु 323 में बेबीलोन में हो जाती है। फिर सिकंदर के उत्तराधिकारियों के अधिकार में था। इस विदेशी शासन को समाप्त करके और पूरे देश में एक राजनीतिक एकता स्थापित करने के लिए चाणक्य ने एक वृहद भारत का सपना देखा और उसी के तहत मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। इन दोनों ही बातों को हम लेकर के चलते हैं। जैसा कि कहा जाता है, गणानंद से बदला लेने के लिए चाणक्य ने अपनी एक ऐसे बच्चे की खोज में था जो भविष्य का भारत का सम्राट हो। इसी मनोदशा में जब चाणक्य विंध्याचल पर्वत के जंगलों से जा रहा था तो वहाँ कुछ बच्चे खेल खेल रहे थे और उस खेल का नाम था राजकिल्लम। खेल का क्या नाम था? राजकिल्लम। चोर सिपाही, एक बच्चा टिल्ले पर बैठा न्याय कर रहा है, बच्चे गाय बकरियां चरा रहे होते थे। एक बच्चा चोर, जिसको दूसरा बच्चा सिपाही पकड़ करके लेके आता है राजा के पास कि इसने मेरी गाय चुरा ली है, मेरी बकरियां चुरा ली है, और चाणक्य के पीछे, झाड़ी के पीछे से उस राजा बने हुए छोटे बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य के तर्क सुनता है और उसका डिसीजन सुनता है, और वहीं से चंद्रगुप्त मौर्य से प्रभावित होकर के एक शिकारी होता है, शिकारी से 1000 करशापण में चंद्रगुप्त मौर्य को, बालक को खरीद लिया जाता है। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, इनकी जाति कौन थी, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें। उससे पहले चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक शिकारी से 1000 करशापण में खरीदा था। चंद्रगुप्त मौर्य को बालक जब था, इसको बेच दिया गया था एक शिकारी को, और उस शिकारी से किसने खरीद लिया? चाणक्य ने। और चाणक्य इसी बच्चे को उस समय के प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय में लेकर के आता है और वहाँ इस बालक की
शिक्षा दीक्षा करवाता है, शिक्षा देता है, अस्त्र शस्त्र सभी तरह से पूर्ण करके और मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। इस तरह से मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। कब स्थापना की? 322 ईस्वी में। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। इम्पोर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक गणानंद को हराकर 322 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। तो ये हो गया मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कब की स्थापना? 322 ईस्वी पूर्व। कौन सा खेल खेल रहे थे? राज किल्लम। और कितने करशापण में चाणक्य ने शिकारी से चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा? 1000 करशापण से। अब चलिए, अब आते हैं, अगला महत्वपूर्ण है, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसकी जाति क्या थी? जाति को लेकर के विद्वानों में बड़ा मतभेद है। अलग अलग ग्रंथ अलग अलग जातियां बताते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उन पर हम चर्चा करते हैं। ब्राह्मण जितने भी ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया है। विशेष रूप से विष्णु पुराण, जिससे मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया है। साथ में ही कथा सरित सागर और वर्त कथा मंजरी, इन दोनों में भी शूद्र बताया है। एक प्रश्न आप पीछे का बता दो मेरे को, कथाश्रित सागर का लेखक कौन है? इसका लेखक कौन है? सोमदेव। व्रत कथा मंजरी का लेखक कौन है? क्षेमेंद्र। ये दोनों ही ग्रंथ मौर्य साम्राज्य की जानकारी देते हैं। विष्णु पुराण, कथाश्रित सागर जिसका लेखक सोमदेव है, व्रत कथा मंजरी जिसका लेखक क्षेमेंद्र है, इनमें मौर्यों की जाति शूद्र बताई है। और एक खूब इम्पोर्टेंट है, मुद्रा राक्षस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी 4 बार इंपॉर्टेंट लगा लो। मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है, ये भी ब्राह्मण ग्रंथों की श्रेणी में आता है। मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शब्द आता है वर्षल। तो आप ये याद कर लो, वर्षल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? वर्षल। वर्षल का क्या अर्थ होता है? वर्षल का होता है कुलहीन। कुलहीन का मतलब निम्न वर्ग, मतलब साधारण परिवार में। यहाँ किसके लिए वह है? साधारण परिवार में, मतलब कोई राजा महाराजा उनका पुत्र नहीं था, एक साधारण परिवार से। तो अच्छा प्रश्न है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए कौन सा शब्द काम में आया है? वर्षल। और वर्षल का क्या अर्थ है? कुलहीन या निम्न वर्ग। एक प्रश्न आप बता दो, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? ये नाटक है और इसका लेखक कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ दोनों में ही चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया है? क्षत्रिय। जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाला विशेष ग्रंथ है। इस परिशिष्ट पर्वन का लेखक है हेमचंद्र सूरी, जो जैनी थे। ये क्या लिखते हैं? इन्होंने लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य है वह मोरपालकों के प्रमुख की पुत्री का पुत्र था। मोरपालकों के प्रमुख की पुत्री का पुत्र था। यहाँ इसका प्रमाण और देते हैं। हम अभिलेख पढ़ रहे थे तब लोरिया नंदनगढ़ एक अभिलेख है, लोरिया नंदनगढ़, ये चंपारण बिहार से मिला था। इसमें इस स्तंभ लेख में लोरिया नंदनगढ़ में इसमें इसके नीचे मयूर की आकृति है। मयूर पालकों के कुछ इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य का, मौर्य वंश का
राष्ट्रीय चिन्ह भी मोर बताते हैं। तो इस आधार पर जो परिशिष्ट परवन है वो चंद्रगुप्त मौर्य को मोर पालकों के प्रमुख की पुत्री का पुत्र बताया है और जो क्षत्रिय थे। अब देखो बौद्ध ग्रंथ भी क्या मानते हैं? क्षत्रिय। बौद्ध ग्रंथ है महावंश। इस महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए पीपली वन के मौर्यों के क्षत्रिय कुल के वंशज थे। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को पीपली वन के जो मौर्य थे और ये पीपली वन के मौर्य क्षत्रिय थे, इस कुल का वंशज बताया है। चलिए एक इसको भी इम्पोर्टेंट करोगे। यूनानी इतिहासकारों ने कौन से? जस्टिन, प्लूटार्क, कर्टियस, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या शब्द काम में लिया है? हम्बल ओरिजिन। याद रखोगे, हम्बल ओरिजिन खूब इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हम्बल ओरिजिन जिसका अर्थ क्या है? साधारण कुल। जिसका अर्थ क्या है? साधारण कुल। तो ये कह रहे हैं यूनानी इतिहासकार, ये एक सामान्य परिवार से था। चलिए अगला मत है स्पुनर महोदय। स्पुनर महोदय इन्हें क्या बताता है? पारसिक। मौर्य कौन थे? पारसिक। एक रोमिला थापर का भी इम्पोर्टेंट है। रोमिला थापर क्या बताती है? वैश्य बनिया जाति बताती है कि चंद्रगुप्त, आज जो गुप्ता लगता है ना, गुप्त, तो ये क्या बताती हैं? वैश्य जाति। और रोमिला थापर की पुस्तक का क्या नाम है? अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज। अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज। अशोक और मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण। तो ये रोमिला थापर क्या बताती है? वैश्य जाति। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है रोमिला थापर DU में। चलिए ये हो गई मौर्यों की जाति से संबंधित। आपको कौन सा प्रश्न याद करना है जो एग्जाम में आए? एक तो आपको करना है मुद्रा राक्षस। कौन सा शब्द काम में आया है? विशाखदत्त। नहीं, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखदत्त। और शब्द कौन सा काम में आया है? वर्षल। याद रखोगे, मुद्रा राक्षस में क्या काम आया है? वर्षल। अगला जो याद करोगे सबसे महत्वपूर्ण, एक ये यूनानी इतिहासकारों ने इन्होंने क्या बताया है? हम्बल ओरिजिन, साधारण कुल। और रोमिला थापर ने क्या बताया है? वैश्य जाति। और बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं क्षत्रिय। अब आगे सुनो, ये हो गई इनसे जाति से संबंधित। अब चंद्रगुप्त मौर्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके लिए चंद्रगुप्त जो नाम है इसका प्राचीनतम जो उल्लेख है वो शक शासक रुद्रदामन का अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। और इसे क्या बोलते हैं? गिरनार अभिलेख। एक बार पुनः सुन लो। सबसे पहले चंद्रगुप्त का नाम कहाँ मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। और इस अभिलेख को क्या बोलते हैं? गिरनार। ये गुजरात के गिरनार क्षेत्र में, जूनागढ़ में मिलता है। चलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट, आगे हम एक और पढ़ेंगे। मौर्य शासकों की सिंचाई व्यवस्था के बारे में सबसे प्राचीनतम उल्लेख कौन है? अशोक का नहीं होता है। सिंचाई व्यवस्थाओं में ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख होता है। खूब इम्पोर्टेंट है, आगे हम करेंगे। अब देखो, चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त को खरीद लिया, तक्षशिला में शिक्षा करवाई, और यहाँ उत्तर पश्चिम में सिकंदर की मृत्यु के बाद छोटे छोटे जो राज्य थे, छोटे छोटे जो जनपद थे, वो उनको विदेशी शासन के खिलाफ चाणक्य ने वहाँ की जनता को उनके खिलाफ भड़काया और राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाया। इस तरह से वहाँ एक जनमत अपने पक्ष में किया। और उत्तर पश्चिम में एक प्रवर्तक राजा होता है जिसकी सहायता से मगध पर आक्रमण करके मगध को जीतते हैं। यहाँ एक और प्रश्न आता है, चाणक्य व चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम में एक सेना एकत्रित की और इस सेना की सहायता से सबसे पहले मगध पर आक्रमण किया।
परंतु ये आक्रमण असफल रहा। यहाँ जैन और बौद्ध ग्रंथों में कहानी आती है कि एक बच्चा होता, जब मगध पर आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त और चाणक्य की बुरी तरह पराजित हुए और ये बड़ी मुश्किल से अपना वेश बदल करके घूम रहे थे। एक रात ये किसी बुड्ढी के यहाँ शरण लिए हुए थे, तो बुड्ढी का बेटा वहाँ गरम रोटी को बीच में से खा जाता है। तो बुड्ढी कहती है कि आप भी वही गलती कर रहे हो जो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने की थी। उन्होंने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, केंद्र में आक्रमण किया और वो असफल हुए। यदि वो दूर के क्षेत्र में, उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में आक्रमण करते तो सफल होते। ये बात है जैन और बौद्ध ग्रंथों की। पर चंद्रगुप्त ये करे हैं, इसके बाद में चाणक्य और चंद्रगुप्त ने आक्रमण किया उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब। तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहली विजय कहाँ है? पंजाब पर सफल आक्रमण किया। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा है। चंद्रगुप्त ने अपना अभियान, विजय अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? पंजाब पर। और फिर उत्तर पश्चिमी भारत को जो सिकंदर के उत्तराधिकारियों के अधीन था उनसे मुक्त करवाया और भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था कि न तो मुगल उसकी बराबरी कर सके और न अंग्रेज ही उसकी बराबरी कर सके। अंग्रेजों का भी इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था और न मुगलों का इतना बड़ा मौर्यों का साम्राज्य था। अब हम चर्चा करते हैं चंद्रगुप्त के राज्यारोहण की तिथि। चंद्रगुप्त का राज्यारोहण या राज्याभिषेक कब हुआ? ये हुआ 322 ईस्वी पूर्व। ईसा के जन्म से 322 वर्ष पूर्व। अच्छा, इसकी गणना का क्या प्रमाण है? ये इम्पोर्टेंट है। चीन का एक नगर है कैंट नगर, यहाँ पर एक वर्ष गणना अभिलेख है, इसको याद करना। यहाँ क्या है? वर्ष गणना अभिलेख है, उसमें बिंदु के द्वारा गणना की जाती है। हर वर्ष की बिंदु लगा करके बिंदु के द्वारा गणना की जाती है और इस विधि को बोलते हैं डॉटेड रिकॉर्ड विधि। डॉटेड रिकॉर्ड विधि। तो एक तो एग्जाम में यही प्रश्न पूछ लिया जाता है, डॉटेड रिकॉर्ड विधि कहाँ की है? चीन की है। इसमें किस आधार पर गणना की जाती है? बिंदुओं के आधार पर। और चीन के किस नगर में है ये? कैंटन नगर में। इसमें कुल 489 बिंदु हैं। कैंट नगर में इस अभिलेख पर 489 बिंदु हैं तथा महात्मा बुद्ध के महानिर्वाण के 1 वर्ष बाद से ये बिंदुएं लगानी प्रारंभ की गई थी। मतलब महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु के 1 वर्ष बाद बिंदु लगानी प्रारंभ की गई थी। और कुल बिंदु कितनी है? 489। इस आधार पर महात्मा बुद्ध, इस आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यारोहण की जो तिथि ज्ञात की गई है वो अधिकांश विद्वानों ने 322 ईस्वी मानी है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले पंजाब पर अधिकार किया और प्रवर्तक नामक राजा की सहायता से नंद सेनापति भद्रसाल को हराया। गणानंद या घननंद जो नंद शासक शूद्र थे, सैन थे, उनको पराजित कर मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब जीता, मगध जीता और उत्तर पश्चिम के जो सिकंदर पर, उत्तर पश्चिम भारत का जो क्षेत्र था जिस पर सिकंदर ने अधिकार कर लिया था, सिकंदर की मृत्यु के बाद में उसके उत्तराधिकारियों में झगड़ा हुआ और उत्तराधिकारी था सेल्यूकस जो बेबीलोन का शासक बना। इस सेल्यूकस ने बैक्टीरिया को जीतते हुए सिकंदर के अधीन जो भारतीय क्षेत्र था उसको प्राप्त करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। सिंधु नदी पार करके भारत पहुंचा
और यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 304-5 ईस्वी पूर्व। पहले ये ईस्वी पूर्व की, इसीलिए पहले 305 लिखेंगे। 305-4 ईस्वी पूर्व सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ, और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को, यूनानी शासक को, या यूं के सिकंदर के उत्तराधिकारी को पराजित किया। सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक संधि हो जाती है। इस संधि की शर्तें इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है। पहली शर्त क्या थी? सेल्यूकस की पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहली विदेशी पत्नी कौन थी? हेलेना। कुछ किताबों में इसे प्रथम इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय शादी मानी जाती है। खैर दूसरी बात, हमें तो सिर्फ एक बात याद करनी है, सेल्यूकस की किस पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई? हेलेना से। अच्छा, इस शादी में शादी हुई। अब प्लूटार्क, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, प्लूटार्क, सेंड्रोकोस ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। ये प्लूटार्क का कथन है, वही प्लूटार्क है। इस प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए। मतलब अपने ससुर को चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने हाथी दिए? 500। मगध साम्राज्य की या मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में बिहार के पटना के पास है। वहाँ बिहार में हाथी बहुत अधिक मिलते थे, तो युद्ध में काम आते थे। तो 500 हाथी किसको दिए? सेल्यूकस को। 2 शर्तें हो गई। पहली, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना की शादी किससे हुई? चंद्रगुप्त मौर्य से। और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कितने हाथी दिए? 500। और साथ में सेल्यूकस ने दहेज के रूप में, मान लो सेल्यूकस ने 4 बड़े क्षेत्र दिए चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन सा? एरिया, ये वर्तमान में हेरात का क्षेत्र है। अराकोशिया, ये कंधार है, अराकोशिया। और जेड्रोशिया, ये मकरान तट है। और प्रीपेनिसदाई, ये काबुल का क्षेत्र है। मतलब ये 4 बड़े प्रांत मिल गए किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ तक पहुँच गया? कंधार तक, जो भारत की वैज्ञानिक या प्राकृतिक सीमा है, हिंदुकुश पर्वत तक पहुँच गया। खूब अच्छा प्रश्न है। आपको ये 4 क्षेत्र याद करने हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछ ले, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं दिया था? एरिया, अराकोशिया, जेड्रोशिया और प्रोपिनिसदाई न दे करके इसके स्थान पर दे दे लगमान। तो आप याद रखना, ये क्षेत्र कौन कौन से दिए थे? एरिया, अराकोशिया, जेड्रोशिया, पेरिनिसदाई। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कहाँ तक पहुँच गया? कंधार तक, जो हिंदुकुश पर्वत में है और भारत की वैज्ञानिक सीमा बनाता है या प्राकृतिक सीमा बनाता है। अच्छा, एक और था संधि की शर्तों में, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर मौर्य दरबार में भेजा। ये वही मेगास्थनीज है जिसके बारे में हम ऐतिहासिक स्रोतों में पढ़ चुके हैं। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें लिखा था भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि भारत में दास प्रथा थी। इसने लिखा भारतीय समाज 7 जातियों में या वर्गों में बटा हुआ था, जबकि ऐसा नहीं था, 4 वर्णों में बटा हुआ था। पर पाटलिपुत्र का सबसे अच्छा वर्णन किसने किया है? मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में। खूब इंपॉर्टेंट है संधि की शर्तें। दूत भेज दिया मेगास्थनीज। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री की शादी हेलेना की चंद्रगुप्त से कर दी। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दे दिए। ये 4 याद कर लेना, हेरात, अराकोशिया, जेड्रोशिया, प्रोपिनिसदाई। कुछ बड़ी एग्जाम होती है उनमें तो ये भी पूछ लेते हैं। सेल्यूकस ने प्रोपिनिसदाई क्षेत्र जो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था, वह था
हेरात, कंधार, मकरान तट, काबुल। तो कौन सा क्षेत्र था? काबुल, याद कर लेना। इस तरह से अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य देखो, चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिमी सीमा कहाँ पहुँच गई? हिंदुकुश पर्वत तक। इस संधि के बाद हिंदुकुश पर्वत यहाँ तक पहुँच गई। एक बात और है, ये जो प्लूटार्क है, ये कहता है ना 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया, यही प्लूटार्क कहता कि इस संधि के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शब्द काम में लेता है। सेंड्रोकोट्स ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। यह प्लूटार्क का कथन था इस संधि के बाद का। इस संधि के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया था। आगे देखो पश्चिमी सीमा कहाँ हो गई? हिंदुकुश पर्वत से। पूर्व में कहाँ हो गई थी? बंगाल। एक हमने अभिलेख पढ़ते समय एक अभिलेख पढ़ा था, महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख बंगाल में है, तो ये मौर्य साम्राज्य की सीमा कहा ली जाता है बंगाल में। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक। यहाँ तक अशोक के अभिलेख मिले हैं मैसूर में। तो इनका साम्राज्य कहाँ तक हो गया? इधर हिंदुकुश पर्वत कंधार से लेकर, और इधर बंगाल, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत, उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में मैसूर, कर्नाटक। यहाँ अशोक के अभिलेख मिले जो अशोक के साम्राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं। अच्छा, जब अभिलेखों की बात आ रही है तो एक प्रश्न आप बताओगे, खूब अच्छा प्रश्न है। अभिलेखों के आधार पर किसने मौर्य साम्राज्य का इतिहास लिखा? उस इतिहासकार का नाम बताना है। केवल अशोक के अभिलेखों के आधार पर मौर्य साम्राज्य का इतिहास लिखा, कौन था? चलो आप बता देना। ये आंसर है इसका, प्रश्न आप लिख लेना, भंडारकर। मैंने प्रश्न बोर्ड पे नहीं लिखा। मैं चाहता हूँ कि आप हर छोटी से छोटी चीज़ अपने रजिस्टर में लिखो, फिर दोबारा रिवीजन करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने प्रश्न नहीं लिखा, डायरेक्ट उत्तर लिख दिया। आप प्रश्न लिख लोगे, वीडियो को सुन के लिख लोगे। वह कौन इतिहासकार था जिसने मौर्य साम्राज्य का इतिहास अशोक के अभिलेखों को लेकर के लिखा? कौन था? भंडारकर। चलिए आगे देखो, अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख हम पढ़ चुके हैं। 13वां शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है, दूसरे में समाज कल्याण से कार्य है, पर पड़ोसी राज्यों के भी नाम हैं। तो अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेखों में चेर, चोल, पांड्य को पड़ोसी राज्य बताया गया है। ये दक्षिण में थे, केरल, तमिलनाडु, यहाँ चेर, चोल, पांड्य, यहाँ तक मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। एक अंग्रेज इतिहासकार है V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ को बहुत बार पढ़ोगे आप। 3 प्रश्न तो मैं आपको आज ही बता देता हूँ। एक तो अकबर ने जो दीन-ए-इलाही चलाया, नया धर्म 1582 में दीन-ए-इलाही चलाया था, उसको स्मिथ ने अकबर की मूर्खता का प्रतीक बताया था, V.A. स्मिथ। दूसरा प्रश्न मैं पहले बता चुका, प्रयाग प्रशस्ति पढ़ाते समय V.A. स्मिथ था जिसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। स्मिथ ने प्राचीन भारत का इतिहास सबसे पहले लिखा था। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का प्राचीन इतिहास किसने लिखा था? V.A. स्मिथ, अंग्रेज इतिहासकार था। यही अंग्रेज इतिहासकार स्मिथ क्या करा है? हिंदुकुश पर्वत की वैज्ञानिक सीमा थी भारत की, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त कर ली। जबकि इस वैज्ञानिक सीमा को या प्राकृतिक सीमा को प्राप्त करने के लिए बीच में जगह छोड़ दी है, आप किताब में देख लेना, मुगल तथा अंग्रेज व्यर्थ ही प्रयास करते रहे। मतलब मुगल भी नहीं प्राप्त कर चुके थे और अंग्रेज भी नहीं करे, उसको किसने प्राप्त कर ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कुछ इतिहासकार इसी को दूसरे शब्दों में लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा हिंदुकुश पर्वत तक फैली हुई थी, सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसको प्रयास करने के लिए औरंगजेब जीवन भर पूरा संघर्ष करता रहा और उसी के लिए अंग्रेज आहे बढ़ते रहे, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य जैसा विशाल साम्राज्य नहीं था। एक और अच्छा प्रश्न है,
भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसके पास था? मुगलों के पास, अंग्रेजों के पास, मौर्यों के पास? तो आप क्या लिखोगे? मौर्यों के पास। सबसे बड़ा साम्राज्य किसके पास था? मौर्यों के पास। इस तरह से संपूर्ण भारत को प्लूटार्क के अनुसार संपूर्ण भारत को सैंड्रोकोट्स ने, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर रौंद डाला। अंतिम समय में जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लेता है और जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला, ये जगह कहाँ है? कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ी पर चला जाता है और वहाँ संलेखना विधि, जैन धर्म में पढ़ेंगे संलेखना विधि। संलेखना विधि क्या होती है? जैनियों के अनुसार अन्न जल त्याग कर तपस्या के द्वारा अपने शरीर का त्याग करना। तो वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनियों के अनुसार उपवास रखे और अन्न जल त्याग करके संलेखना विधि से 298 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ। एक सबसे छोटी उम्र के आईपीएस बने थे सफीन, उसका इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं, तो उसने अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी और जो हर कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? सुनेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है, हमने इसमें पढ़ा कि चाणक्य एक अखंड भारत का निर्माण करना चाह रहे थे, अखंड भारत का निर्माण, और उस अखंड भारत के निर्माण में अपना एक हीरो या यूं कहें एक योद्धा चुना था चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को बड़ी कठोर शिक्षा दी थी, युद्ध की, ज्ञान की, हर दृष्टि से। किसने शिक्षित किया था? चाणक्य ने। अब चंद्रगुप्त मौर्य कठोर शिक्षा प्राप्त करा था और कठोर मेहनत कर रहा था चाणक्य के अधीन। जब इस तरह से अखंड भारत के निर्माण के समय जब यह अभियान चल रहा था, जब चंद्रगुप्त मौर्य को गणानंद की बहन दुर्रा से प्यार हो जाता है उस समय, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रश्न करता है चाणक्य से। क्या? कि चाणक्य से कहता है कि हे आचार्य, कि इस अखंड भारत के निर्माण में मुझे बहुत कुछ त्यागना पड़ रहा है या मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं, मुझे बहुत खोना पड़ रहा है। फिर एक चाणक्य का वाक्य था और वास्तव में एक वाक्य था कि यदि आप सब कुछ खोने की क्षमता नहीं रखते, यदि सब कुछ त्यागने की क्षमता नहीं रखते, तो हर कोई व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता, हर कोई व्यक्ति भारत का सम्राट हो जाता। तो कंपटीशन वाले विद्यार्थियों के लिए एक संदेश है, यूं रात चलते ही नौकरी मिल जाती तो कोई भी व्यक्ति हो जाए, इसके लिए तो तपना पड़ता है, खूब मेहनत, कठोर मेहनत, सब कुछ दाव पे लगा करके तब जा करके अखंड भारत का निर्माण होता है, तब चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट बनते हैं। तो ये चाणक्य की बिल्कुल कथन है, यदि यूं ही चलते ही कोई सफलता मिल जाए तो हर कोई मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त होता। तो बिल्कुल आप भी इन बातों का ध्यान रखेंगे, पूरा अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर सब कुछ त्यागते हुए लगाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 4 बार इंपॉर्टेंट लगा लो, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में किस झील का निर्माण करवाया? सुदर्शन झील का।
यहाँ के लोगों की सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए सुदर्शन झील अच्छे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इम्पोर्टेंट क्या है, इस समय सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर का नाम पूछा जाता है, तो गवर्नर का नाम कौन था? पुष्यगुप्त। खूब अच्छा प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य का सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, क्या नाम था? पुष्यगुप्त। या सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने किस झील का निर्माण करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी खूब इम्पोर्टेंट है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये रुद्रदामन शक शासक था। इसने ये जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सुदर्शन झील को निर्माण करवाया था, वो झील टूट गई थी, तो ये जनता का प्रेमी था। कौन? रुद्रदामन। इसने अपने निजी खर्चे से इस सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाता है। कौन? रुद्रदामन। और ये इस पर एक अभिलेख लिखवाता है जिसका नाम क्या है? जूनागढ़ अभिलेख। और इस जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख किया इसने बाकायदा कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, पहली बार अभिलेख में नाम मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में जिस झील का निर्माण किया था वो टूट गई और सुदर्शन से कुदर्शन हो गई, और उसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। फिर देखो, फिर बाद में अशोक आता है, तो अशोक का सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था तुषाप। इसने इस सुदर्शन झील से 2 नहरें निकाली, तो सुदर्शन झील से दूसरा मौर्य सम्राट कौन जुड़ गया? अशोक। और इसका गवर्नर कौन था? तुषाप, जिसने 2 नहरें निकाली। अशोक के बाद में रुद्रदामन ने इसका पुनः निर्माण करवाया। पहले अशोक होता है और फिर रुद्रदामन ने पुनः इसका निर्माण करवाया। फिर एक प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है, ये झील रुद्रदामन के बाद फिर टूट गई, तब गुप्तवंश में आगे आएगा गुप्तवंश। गुप्तवंश का एक शासक है स्कंदगुप्त। इस स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त था, सौराष्ट्र प्रांत का। पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने इस झील का, सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया। तो कितने प्रश्न हो गए? गुप्त काल में भी पढ़ोगे, शक शासक जिनके सिलेबस में होता है शक में भी पढ़ोगे और मौर्य में भी पढ़ रहे हो, तो इसको आज ही याद कर लेना। अपने सिलेबस में गुप्त है, गुप्त में पुनः पढ़ेंगे। प्रश्न देखो, मौर्य साम्राज्य जनता की सिंचाई के लिए एक झील का निर्माण करवाया था। वो झील कौन सी थी? सुदर्शन झील। इसका निर्माण किसी ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और उस समय सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त। इस झील से अशोक के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर तुषाप ने जो 2 नहरें निकाली, यह नहर टूट गई थी, यह झील टूट गई थी, तो इसका पुनः निर्माण किसने करवाया? शक शासक रुद्रदामन ने करवाया। और बाद में फिर टूटने पर किस गुप्त शासक ने पुनः निर्माण करवाया? स्कंदगुप्त ने। उस समय यहाँ का सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था? पर्णदत्त। पर्णदत्त के किस पुत्र ने, जो गिरनार का प्रशासक था, एडमिनिस्ट्रेटर था, चक्रपालित, उसने इसका पुनः निर्माण करवाया था। ये सब जानकारी कहाँ मिलती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। एक बहुत अच्छा प्रश्न था, मौर्य साम्राज्य की सिंचाई व्यवस्था की जानकारी निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलती है? अशोक का एक भी अभिलेख नहीं आएगा। जैसे हम कहें अशोक के नहीं, किसका अभिलेख आएगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। जानकारी किसकी देता है? मौर्य साम्राज्य में सिंचाई व्यवस्था की, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। खूब इंपॉर्टेंट है, याद कर लोगे। चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त। अशोक का गवर्नर कौन था? तुषाप। और स्कंदगुप्त का गवर्नर कौन था? पर्णदत्त। पुनर्निर्माण किसने करवाया था? रुद्रदामन। अभिलेख भी किसने लिखाया था? रुद्रदामन ने। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का किस अभिलेख में उल्लेख है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में।